और ये जो मंत्रालय है संघीय मंत्रालय है जो कि नई दिल्ली सफदरजंग हवाई अड्डे पर राजीव गांधी भवन में स्थित है। इसके अलावा जो ये मंत्रालय है नागरिक उड्डयन मंत्रालय या नागर विमानन मंत्रालय, ये विमानन विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के गठन तथा देश में विमानन सेक्टर के रेगुलेशन या विनियमन के लिए उत्तरदायी है। और ये मंत्रालय विमान अधिनियम 1934 तथा विमान नियम 1937 और विमान क्षेत्र से संबंधित जो अनेक अन्य विधायी या नियम हैं उनके प्रशासन का कार्य करता है ये मंत्रालय। इसके अलावा ये जो मंत्रालय है नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी या राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस लिमिटेड जो है इन सभी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो मंत्रालय है ये रेल संरक्षा आयोग जो कि रेल यात्रा और रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार प्रचालन की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, उस पर भी ये प्रशासनिक नियंत्रण ये मंत्रालय रखता है। अब हम बात कर लें भारत के संदर्भ में नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, तो भारत में विमानन उद्योग का क्या इतिहास रहा है। तो देखा जाए तो भारत में जो ये नागर विमानन है या सिविल एविएशन है, इसकी इस उद्योग की मूल शुरुआत वर्ष 1912 से होती है, जब पहली जो विमान उड़ान थी वो कराची और दिल्ली के बीच यूके की इंपीरियल एयरवेज के सहयोग से इंडियन स्टेकट एयर सर्विसेज के द्वारा शुरू की गई थी। और ये जो इंपीरियल एयरवेज का वेज था, इसका लंदन कराची जो उड़ान था उसका एक विस्तार था। साथ ही साथ वर्ष 1932 में जब जेआरडी टाटा के द्वारा स्थापित टाटा एयरलाइन पहली भारतीय एयरलाइन थी। और स्वतंत्रता के समय यानी कि सन 47 में देश में 9 विमान परिवहन कंपनियों के द्वारा एयर कार्गो और यात्रियों का वहन किया जा रहा था। इसके अलावा वर्ष 1948 के शुरुआत समय में भारत सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए की पूंजी और लॉकहीड कॉन्स्टेलेशन विमान के साथ एयर इंडिया, जिसे कि पहले टाटा एयरलाइन कहा जाता था, तो उस समय इसका निजीकरण कर दिया गया था। तो 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई थी। और जो ये एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसकी पहली उड़ान 8 जून 1948 को मुंबई लंदन वायुमार्ग पर शुरू की गई थी। और सरकार के द्वारा एयर कारपोरेशन एक्ट 1953 के तहत 9 एयरलाइन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्ष 1990 तक ये जो सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइनों का देश में प्रभुत्व रहा। फिर क्या हुआ कि अप्रैल 1990 में सरकार के द्वारा ओपन स्काई या खुली आकाश नीति को स्वीकार किया गया, जिसकी वजह से विमान विमान जो प्रचालक थे यानी कि जो और जिसको चार्टर और गैर चार्टर दोनों के आधार पर किसी भी रूप में प्रचालन करने की अनुमति प्रदान की गई। और इसके साथ साथ इनको अपना शेड्यूल निर्धारित करने और कार्गो और यात्री किराए को निर्धारित करने की अनुमति दी गई। और फिर क्या हुआ, इसके साथ साथ वर्ष 1994 में जब खुली आकाश नीति को अच्छे से अपना लिया गया और फिर से सरकार इसी समय क्या करती है, वर्ष 1994 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और फिर उसके बाद भारत में इसका निजीकरण चालू हो गया। और हालांकि अभी भी किसी भी विदेशी एयरलाइंस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू एयरलाइन कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। और वर्ष 1995 से जो विमानन उद्योग है, इसमें जो घरेलू विमान यातायात हैं, इसमें बहुत सारी निजी एयरलाइनें शामिल हो गई हैं। और अब हम बात कर लें कि ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो जिन पर ये प्रशासनिक नियंत्रण रखता है उनकी बात करें तो जिसमें पहला है
नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और रेल संरक्षा आयोग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। और अगर हम बात कर लें नागर विमानन महानिदेशालय या डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, तो ये जो नागर विमानन महानिदेशालय है ये नागर विमानन के क्षेत्र में यानी कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में रेगुलेटर या नियामक का कार्य करता है, जो कि मुख्यतः सुरक्षा संबंधी मामले को देखता है। और ये क्या करता है कि जो भारतीय विमान परिवहन सेवाएं हैं इनके विनियमन और विमान सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता मानदंडों को लागू करने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार है। और इसके अगर अन्य कार्यों की बात करें तो ये सिविल विमान का पंजीकरण करता है। इसके अलावा भारत में पंजीकृत सिविल विमान के लिए उड़ान योग्यता के लिए मानदंडों का गठन करना, साथ ही साथ ऐसे विमान के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य भी नागर विमानन महानिदेशालय करता है। इसके अलावा पायलटों, विमान अनुरक्षण इंजीनियरों और उड़ान इंजीनियरों को लाइसेंस प्रदान करता है और उनका परीक्षण और जांच का कार्य भी नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो विमान यातायात नियंत्रक होते हैं उनको लाइसेंस देने का कार्य नागर विमानन महानिदेशालय करता है। साथ ही साथ दुर्घटना या घटनाओं की जांच करना तथा सुरक्षा विमानन प्रबंधन कार्यक्रम के गठन और कार्य आवंटन सहित जो दुर्घटना निवारक उपाय हैं उन सभी को लागू करने का कार्य। इसके अलावा विमान अधिनियम, विमान नियम और इकाई अनुबंधों में जो संशोधन होते हैं उनको करना और किसी भी अन्य अधिनियम में संशोधन के लिए या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में या अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी अधिनियम हैं उनको पास करना या मौजूदा अभी समय में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का कार्य नागर विमानन महानिदेशालय ही करता है। इसके अलावा ये जो नागर विमानन महानिदेशालय है ये सिविल और मिलिट्री विमान यातायात एजेंसियों के द्वारा वायु क्षेत्र के जो फ्लैक्सी प्रयोग है कि मतलब कौन कितना प्रयोग कर सकता है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और भारतीय वायु क्षेत्र के द्वारा सिविल प्रयोग के लिए अधिक वायुयान के जो प्रावधान के लिए जो भी काम किया जा सकता है वो सभी करने का काम ये महानिदेशालय ही करता है। और अब दूसरा बात कर लें जो है कि नागर विमानन संरक्षा ब्यूरो या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इसकी जो स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी पांडे समिति के सिफारिशों पर। और इसकी स्थापना जब 1978 में की गई थी तो नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी। फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1997 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की फिर से स्थापना करके नागर विमानन मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कर दी गई। अब जो ये जो नागर विमानन संरक्षा ब्यूरो है इसका मुख्य जिम्मेदारी ये है कि भारत में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों के संबंध में जो स्टैंडर्ड या मानक हैं और जो उपाय हैं उनको निर्धारित करना इसका कार्य है। इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थित हैं इनमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जो इसके अन्य कार्य हैं उसमें है हवाई अड्डा संचालकों और जो एयरलाइंस ऑपरेटर हैं उन सब के लिए ICAO के शिकागो सम्मेलन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार सुरक्षा मानक को लागू करने के लिए ये जिम्मेदार है नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। और जितने भी जो सुरक्षा विषय हैं उन सभी को नियोजन और कोऑर्डिनेशन का काम नागर विमानन संरक्षा ब्यूरो करता है। और आगे बात करें रेल संरक्षा या रेल सुरक्षा आयोग की यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये जो रेल संरक्षा आयोग है जो कि नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है और ये रेल प्रचालन यानी कि रेल के जो चलन से सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं उस पर कार्य करता है। इसके अलावा ये रेल अधिनियम 1989 में जो निर्धारित कार्य जो जिन कार्यों को निर्धारित किया गया था उसको करने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये जो इसका कार्य है ये एक प्रकार से निरीक्षण, जांच और सलाहकार प्रगति के होते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ये है
कि ये सुनिश्चित करे कि जो यात्री यातायात के लिए जो प्रारंभ होने वाली जो नई रेलवे लाइन है वो यात्री यातायात के वहन के लिए हर दृष्टिकोण से सुरक्षित हो। इसके अलावा ये कुछ अन्य कार्यों जैसे कि अमान परिवर्तन, लाइन दोहरीकरण और मौजूदा लाइनों का विद्युतीकरण, इन सभी को कार्यों को भी देखने का कार्य रेल संरक्षा आयोग करती है। इसके अलावा ये जो आयोग है रेल संरक्षा आयोग, ये भारतीय रेल में होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं की जांच भी करती है और भारत में रेल की सुरक्षा के रेल की सुरक्षा में जो सुधार किया जा सकता है उसके लिए भी सिफारिश करने का कार्य रेल सुरक्षा आयोग या रेल संरक्षा आयोग करता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की। तो इसे 1 अप्रैल 1995 को स्थापित किया गया था। तो पहले क्या था, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण था। तो इन सभी को विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया और इसका कार्य यह है कि ये कुल 125 जो देश में एयरपोर्ट या विमानपत्तन है उनका मैनेजमेंट करता है, जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन शामिल हैं और 8 सीमा शुल्क विमानपत्तन शामिल हैं। साथ ही साथ 81 घरेलू जो एयरपोर्ट हैं उनकी रक्षा और वायु क्षेत्र में 25 सिविल एन्क्लेव, इन सभी का प्रबंधन करना। इसके अलावा ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने इसरो के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग से गगन परियोजना शुरू की थी और इसके कार्य हैं कि ये यात्री टर्मिनल और का निर्माण करे, उसका प्रबंधन देखे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डों पर कार्गो का विकास और प्रबंधन करना, ये इसके कार्यों में शामिल है। और थोड़ी सी हम बात कर लें पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की। तो ये भारत की एक प्रमुख हेलीकॉप्टर कंपनी है और ये अपने विश्वसनीय हेलीकॉप्टर प्रचालन सुविधा के लिए जानी जाती है और अधिकतर जितने भी जो सीएम्स वगैरह होते हैं वो इसी का हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं और इसका जो उद्देश्य है ये ऑफशोर खनन प्रचालकों के लिए तेल सेक्टर को हेलीकॉप्टर सहायता सेवा प्रदान करना। जैसे कोई कहीं अगर तेल खनन हो रहा हो समुद्र के अंदर तो वहाँ वहाँ पर ये सुविधा प्रदान करता है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने के लिए। इसके अलावा ये दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र में भी सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ पर्यटन के विकास के लिए भी और चार्टर सुविधाएं उपलब्ध कराने का ये कार्य करता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है या जिसका जो नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड का, तो उसका वजह यह है कि ये भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा अदा की जा रही है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा नागर विमानन मंत्रालय के बारे में और इसके अधीन जो भी कार्य हैं उनके बारे में। नमस्कार, जय हिंद।